नमस्ते, पुनः एक बार स्वागत है तख्ती दोपहरी में। अनअकैडमी क्लास के डाउट अनअकैडमी वेबसाइट पर एप्लीकेशन है, 3 सवाल पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन रिक्वेस्ट दे सकते हैं और जो मेंटर है उनसे अपना गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। आइकॉनिक है। चलिए साहब, तो हमने बात कर लिया था ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब? समझ में आ गया था आपको? चलते हैं तो शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद। आज इसका जो मेजर पार्ट है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर केमिकल प्रोसेस बचेगा, इसमें समझेगा। हर जगह चलता है उसमें दिक्कत। हाँ ठीक बात है साहब। चलिए साहब, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? पायरुवेट एसिड। इस पायरुवेट एसिड का फ्यूचर कौन डिसाइड करता है? इस पायरुवेट एसिड का फ्यूचर कौन डिसाइड करता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगी तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये किसी और भी कंपाउंड में जाएगा। और अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन काम आएगी तो क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? लिंक रिएक्शन। कहाँ चलता है लिंक रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक ग्लूकोज कितनी बार चलता है? 2 बार। 2 बार भी चलता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड। क्या प्रोडक्ट मिलता है लिंक रिएक्शन से? कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? कितने कार्बन वाला एस्टर कौन है? पायरुवेट एसिड कितने कार्बन वाला? तो क्या निकला होगा? CO2। कितना CO2 निकला होगा? 2। कितनी बार में? 2 बार में। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलता है? अरे एटीपी कहाँ से आ गया? अरे बहुत फिर वही एनर्जी। कितना एनर्जी? एनर्जी बना तो पायरुवेट का क्या हुआ? CO2 निकला तो क्या हुआ? दोनों मिला के क्या हो गया? किसका? और यही भाई साहब लिंक रिएक्शन। यही लिंक रिएक्शन हो गया। ठीक है, और 2 बातें बतानी मेरे को, 2-3 बातें बतानी बस। हाँ बिल्कुल, वेबसाइट चलाएंगे। 2-3 बातें बतानी। 2-3 बातें ये है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई साहब, इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो है वेरी वेरी धांसू एंजाइम। और धांसू एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अरे भैया अभिषेक, यहाँ सक्सेसिन कहाँ से आ गया? इधर लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, अति उत्साह में रहते हो तुम। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अरे पीपीडी के कहाँ से आ गया भैया आदित्य? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस एंजाइम की पहली खास बात यह है कि इसका एंजाइम प्रायः बताया था मैंने आपको कि हाईएस्ट मोलिकुलर वेट होता है, याद है? हाईएस्ट मोलिकुलर वेट होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का। पहली बात। दूसरी बात, ये जो एंजाइम है ये कपल ऑफ टू एंजाइम है, जैसे कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, कपल ऑफ टू एंजाइम। 2 एंजाइम कौन से इसमें? डिहाइड्रोजिनेज और डिकार्बोक्सिलेज। इट इज कपल ऑफ टू एंजाइम, और वो 2 एंजाइम कौन से? डिहाइड्रोजिनेज एंड डिकार्बोक्सिलेज। और इसलिए ये कैटलाइज करता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज है बस। तो इट इज द कपल ऑफ टू एंजाइम, द डिहाइड्रोजिनेज एंड डिकार्बोक्सिलेज। ये इसको कहा कपल ऑफ टू एंजाइम। हाँ क्यों नहीं होते? तो वो है डिहाइड्रोजिनेज एंड डिकार्बोक्सिलेज। ठीक। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, वो ये है, दिस इज कंजुगेटेड एंजाइम। और ऐसा कंजुगेटेड एंजाइम है जिसमें मोर देन वन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर होते हैं। मोर देन वन कोएंजाइम एंड मेटल आयन, या मोर देन वन कोएंजाइम प्लस मेटल आयन। 4 कोएंजाइम है और 1 मेटल आयन है। 4 कोएंजाइम कौन है? पहचान देखें 4 कोएंजाइम कौन कौन? तो बताया कौन कौन से कोएंजाइम? एक तो दिख रहा होगा आंखों से। हाँ, एक तो हो गया एनएडी, एनएडी हो गया। और दूसरा कोएंजाइम, मैग्नीशियम थोड़ी कोएंजाइम है भाई, ये नाम से दिख रहा है कोएंजाइम है। दूसरा कोएंजाइम है। तीसरा टीपीपी, टीपीपी का पूरा नाम है थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट। और चौथा एलए, लिपोइक एसिड। तो ये 4 तो कोएंजाइम है, टीपीपी, एलए, कोएंजाइम है, एनएडी, और एक मेटल आयन, और वो है मैग्नीशियम। मैंने जब आपको एंजाइम पढ़ाया था तो उसे बताया था मैंने, सब तरह के एंजाइम होते हैं। एक कोएंजाइम मेटल आयन वाला भी होगा, अकेला मेटल आयन वाला भी होगा, अकेला कोएंजाइम वाला भी होगा, एक ज्यादा कोएंजाइम वाले भी होंगे, एक ज्यादा मेटल आयन वाले भी होंगे, एक ज्यादा कोएंजाइम मेटल आयन वाले भी होंगे। जैसे सुबह हमने पायरुवेट फॉस्फेट देखा था, उसमें 2 मेटल आयन थे, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसमें 4 तो कोएंजाइम होते हैं और 1 मेटल आयन होता है। इस पर पहले एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है और भविष्य में भी आ सकता है, तो भविष्य में भी आ सकता है। ठीक, तो ये नाम याद रखिए, 4 कोएंजाइम है, टीपीपी, एलए, कोएंजाइम है, एनएडी। 4 तो कोएंजाइम होते हैं और 1 मेटल आयन होता है, मैग्नीशियम। ठीक, और ये एक एक करके जुड़ते हैं, मतलब 3-4 स्टेप्स में होती है रिएक्शन। हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन कभी आ जाए, मान लो कि ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन पहला स्टेप क्या होता है। अब यहाँ एक ही स्टेप निपटा दिया हमने। हमने कहा लिंक रिएक्शन में पायरुवेट का क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब वो पूछ ले पहला स्टेप क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो पहला स्टेप इसका होता है डिकार्बोक्सिलेशन, ना कि ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप होता है डिकार्बोक्सिलेशन, लास्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन, सबसे बाद में जुड़ता है।
वैसे ऐसा कभी आएगा नहीं। एक बार ओलंपियाड में पूछा था क्वेश्चन, बाकी ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। तो दो बातें 3 बातें ध्यान रखिए जो मैंने बताई आपको। यहाँ जो एंजाइम है धासु एंजाइम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पहली बात तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है इसका। दूसरी बात ये कपल ऑफ 2 एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज कार्बोक्सिलेज का। और तीसरी बात है 4 एंजाइम एंड मेटलाइन, 4 एंजाइम कौन से टीपीपीएल है एंजाइम एनएडी एंड मेटलाइन मैग्नीशियम। और ऐसी की ऐसी सेम रिएक्शन ऐसा ही एक और एंजाइम अभी हमको मिलेगा क्रेब्स साइकिल में। रिएक्शन ऐसा ही एक और एंजाइम अभी हमको मिलेगा क्रेब्स साइकिल में। तो ये तो था लिंक रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हो गया लिंक रिएक्शन। तो फिर आगे बढ़ते बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा ठीक से? नहीं दिख रहा, चलो तो लिखना पड़ेगा सर, कोई बात। चलिए आ जाओ सर। और जूम करूंगा तो सर कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा तो तुमको कहां से दिखेगा? छोड़ रहे, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट में लिख देता हूँ, 1 मिनट। चलो तो आ जाओ और कहां लिख गए हो? आ जाओ। चलिए साहब शुरू करते हैं भाई साहब। ये क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल को जो है डिस्कवर किया था सीएच क्रेब साहब ने बर्ड्स की फ्लाइट मसल में साहब, पिजन की फ्लाइट मसल में। और इसलिए इसको क्रेब साइकिल कहते हैं, ये भी बताना जरूरी है। वो लिंक रिएक्शन को लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइफ लाइसिस और क्रेब साइकिल को मूल होता है ना। ये भी प्रश्न आता है कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लाइफ लाइसिस एंड क्रेब साइकिल। तो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लाइफ लाइसिस क्रेब साइकिल स्टाइल को जो प्रोडक्ट है लिंक रिएक्शन का साहब, ठीक है। और ये जो क्रेब साहब इनका फूड दिया एनसीईआरटी, तो अगर बतला दूं उनके प्रॉपर लीजन के बारे में। और क्रेब साइकिल की जब हम बात करते हैं, चलो समझो कहां, चलो समझो कहां चलता है, कहां चलता है मैट्रिक्स में। एक ग्लूकोज कितनी बार चलता है? 2 बार, 2 बार को चलता है, 2 बार को चलता है, 2 स्टेप में। 2 बार में कितना CO2 निकलेगा? 2 बार में कितना CO2? जब स्टाइल को एंजाइम चला रहे हो कितना CO2? 4, 4 CO2 कितनी बार में? 2 बार। एक बार में कितना? 1। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है NADH2 कितना? 6। कितनी बार में? 2। एक बार में कितना? 3। NADH2 बनाने के लिए क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। एंजाइम कौन सा रहा होगा? दिया। और मिलता है NADH2 कितना? 2। कितनी बार में? 2 बार। एक बार में कितना? 1। NADH2 बनाने के लिए क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जो है कितना मिलता है ATP? 2। कितनी बार में? 2 बार। एक बार में कितना? 1। कौन सा फास्फोराइलेशन? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन।
चलिए साहब, ये समरी वेबसाइट की। तो भाई साहब इसको हम यहाँ चला रहे हैं, स्टाइल को भाई वैसे चला सकते हैं, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया भाई साहब। ठीक, ये भी लिख दिया और यहाँ से चला सकते हैं। तो हमने स्टाइल को तो पढ़ लिया स्टाइल। तो देखिए वेबसाइट की शुरुआत होती है, ये जो 2 कार्बन वाला स्टाइल कोएंजाइम है, ये जुड़ता है 4 कार्बन वाले ऑक्सालोस्टेरेज के साथ। 2 कार्बन वाला स्टाइल कोएंजाइम है 4 कार्बन वाले ऑक्सालोस्टेरेज के साथ जुड़ता है साहब, ठीक है। तो 2 कार्बन में 4 कार्बन से प्रोडक्ट मिलते हैं 6 कार्बन, और 6 कार्बन वाला बनता है सिट्रेट सिंथेज। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। और यहाँ एंजाइम होता है कौन सा? तो यहाँ एंजाइम होता है भाई साहब सिट्रेट सिंथेज। ठीक, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, और यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और साथ में कोएंजाइम रिलीज होता है। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है भाई साहब। ठीक, कंडेंसेशन रिएक्शन है, बॉन्ड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक, सिंथेज क्लास का। तो प्रोडक्ट बन गया 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड, और इसलिए इसको आया था सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। नो, ये क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। नो, ये स्टेप एनसीईआरटी में नहीं है, सीधा सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बना रखा है। सिट्रिक एसिड के फर्दर आइसोमेराइजेशन से बनता है आइसोसिसकोनिक एसिड, एंड फर्दर सिसकोनिक एसिड के आइसोमेराइजेशन से बनता है आइसोसिट्रिक एसिड। और यहाँ एंजाइम होता है एकोनिटेज। कौन सा? एकोनिटेज, जिसमें मेटल आयन होता है और मेटल आयन होता है। ये प्रश्न एक बार एमएस में आया हुआ है कि साहब एकोनिटेज एंजाइम का मेटल आयन क्या है साहब? तो एकोनिटेज एंजाइम का मेटल आयन है साहब आयरन। ठीक है, ये एक बार आया हुआ है पहले पुराने जमाने में। ये रिएक्शन डायरेक्ट एनसीईआरटी में सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बना रखी है। ठीक, हाँ, तो ये जो है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, और सिट्रिक एसिड आइसोमेराइजेशन से सिसकोनिक, आप समझते हैं सिस ट्रांस तो टाइप से सिसकोनिक एसिड फर्दर आइसोमेराइजेशन से आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक, और ये चूंकि आइसोमर है तो कितने कार्बन वाले कंपाउंड है? तो 6 कार्बन वाले। ठीक, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आइसोसिट्रेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एंजाइम कौन सा? तो आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बन गया? अरे ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट पूछा है मैंने, क्या बन गया? ऑक्सालोसक्सिनेट। रिडक्शन किसका होगा? एनएडी का। क्या बन गया एनएडी रिडक्शन से? NADH2। तो एनर्जी कंजर्व होगा NADH2, और ये ऑक्सालोसक्सिनेट। इस पाथवे को एक नाम ये भी दिया जाता है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसमें? किसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? जिन्होंने भी कहा सिट्रिक एसिड बॉन्ड, ये जितने भी 6 कार्बन वाले देख रहे हैं ना आप, इनमें सब में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ठीक, कॉमन सेंस तो लगाओ यार, अभी इतनी बार बोला मैंने, इसलिए तो अकल भी लगाइए कभी कभी। इसलिए तो आपको बहुत भारी जनता यूट्यूब पर इतने सारे जो पढ़ाने वाले चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पढ़ने वाले बहुत, पढ़ाने वाले बहुत, पढ़ने वाले बहुत। भैया आइसोमर है तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगी? हाँ हाँ, आप कह रहे हो कि आइसोमर है तो क्या इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड कम हो जाएगा? सोच के देखो आप। अरे जो भी पढ़ाएगा ये बोलेगा तो सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझिए। हाँ, तो भाई साहब जितने भी 6 कार्बन वाले हैं ना, सिट्रिक एसिड, सिसकोनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सालोसक्सिलिक एसिड, इन सब में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। एक होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, ये तो C4 पाथवे ना, उसका एक नाम ये भी था, हेच एंड सेलेक्ट पाथवे वगैरह है ही। C4 पाथवे, हेच एंड सेलेक्ट, उसके अलावा उसका एक नाम ये भी होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वहां वो जो बन रहे हैं ना ऑक्सालोस्टेट, मेलेट, यहाँ भी बन रहे थे। इनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और C4 को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक, खैर, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो तीनों चारों में है जो 6 कार्बन वाले इंटरमीडिएट है, सिट्रिक एसिड, सिसकोनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सालोसक्सिलिक एसिड, इसलिए तो बढ़िया था ऑक्सालोसक्सिलेट। नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सालोसक्सिलेट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ऑक्सालोसक्सिलेट में? हाँ, ऋषभ कुमार जी, कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हो रहा है? आकृति कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हो रहा है? आकृति इधर आओ, ऋषभ इधर आओ, बताओ, जरा प्रकाश डालो इस पे। चलो आगे समझ में, थोड़ा कंसंट्रेट करो यार, इसलिए कहते हैं कंसंट्रेट करो, पूरा मन यहाँ रखो, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं पता चला। ठीक है ना? चलो क्या हो रहा है ऑक्सालोसक्सिलेट का? डी कार्बोक्सिलेशन। हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन से निकल गया, एंजाइम कौन सा? डी कार्बोक्सिलेज। और यहाँ इसका मेटल आयन क्या होता है? मेटल आयन होता है Mn, क्या होता है? मैंगनीज। ठीक, और इसलिए पहली बात तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? तो प्रोडक्ट में ऑक्सालोसक्सिलेट 6 कार्बन होगा, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? ऑक्सालोसक्सिलेट 6 कार्बन होगा, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? आकृति काय सोरी चिके नींद में चिके है, ये देखो सब 5 बताएगी, या कि 4 बता लाइक जी। नींद आ रही ना दिन में, ठंडाई पी नहीं, ठंडाई शरबत राम खा रहे, ये सोगी नहीं। आ जाओ इधर, कितने कार्बन होंगे इस अल्फा कीटोन रेट में? 5। 5 कार्बन वाला बढ़िया वैसा अल्फा कीटोन रेट, वेरी नाइस इंटरमीडिएट। और ये जो अल्फा कीटोन रेट है, अगर हम इसको एनाबोलिज्म में लेके जाएं तो इससे कौन सा अमीनो एसिड बन जाता है भाई साहब? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड।
याद करो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था भाई साहब, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में समझा आपको बहुत अच्छे से। पहला जो अमीनो एसिड बनता है प्लांट में नाइट्रोजन एसिमिलेशन से कौन सा बनता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनता है, ग्लूटामिक एसिड। और अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या होता है? रिडक्टिव अमीनेशन, और इसलिए इस अल्फा कीटोग्लूटारेट को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक, एक मिनट यार, एक मिनट। आ जाओ इधर। ये दुष्टो, इधर जाओ। तो जो है क्या नाम से, पहला जो अमीनो एसिड बनता है प्लांट में नाइट्रोजन गैस से वो बनता है वैसा ग्लूटामिक एसिड, और वो बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट के रिडक्टिव अमीनेशन से, और इसलिए इस अल्फा कीटोग्लूटारेट को कहते हैं कनेक्टिंग बिटवीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म वाला अप्रोच है। कैटाबॉलिज्म वाले अप्रोच में जाएंगे तो भाई साहब यही ग्लूटामिक एसिड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा और जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा, और अल्फा कीटोग्लूटारेट बनकर के जो है ये क्रेब साइकिल पे एंटर कर जाएगा। तो यहां से एंटर कर जाता है साहब, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट हो जाओ, द नेक्स्ट स्टेप, इस अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, ढंग से देखो। हाँ, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, शाबाश। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, शाबाश। पहली बात, अगर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो रिएक्शन किसका हुआ? एनएडी का। तो क्या बन गया? एनएडीएच। और डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या निकलेगा? सीओ। तो यहाँ पर है वो एंजाइम, यहाँ पर है वो एंजाइम डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, वही डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 कोएंजाइम टीपीपी, एलए कोएंजाइम है और एनएडी और मेटल एंड मैग्नीशियम। एंड दिस द रिएक्शन सिमिलर टू द लिंक रिएक्शन। यही वो रिएक्शन है जो समान है किसके? तो लिंक रिएक्शन। वही सेम रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, समझ में बात? यहाँ था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और यहाँ होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ कौन होता है? यहाँ होता है सब अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अरे बस, अरे एंजाइम का नाम होता है पहला सबस्ट्रेट, दूसरा रिएक्शन रिएक्टेंट, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और यहाँ है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट ये वैसा ही है, सेम रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है, सेम 4 कोएंजाइम, एक मेटल आयन, ठीक है ना, वही ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक। तो साहब 5 कार्बन वाला है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आएगी? प्रोडक्ट में आएगी 4 कार्बन। और 4 कार्बन वाला क्या बन जाता है भाई साहब? तो 4 कार्बन वाला बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बन गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम। नाउ इन द नेक्स्ट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स, सेम सेम श्रुति, सेम 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 रिएक्शन। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो होता है ये भी इंटरमीडिएट है, याद करो। ये हाँ क्लोरोफिल बनाने में काम आता है, नॉट ओनली क्लोरोफिल, और 4 फायरिंग कंपाउंड्स, ऑल 4 फायरिंग कंपाउंड्स, क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, प्रिकसर ऑफ ऑल द 4 फायरिंग कंपाउंड्स, सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन, याद है। तो एनाबॉलिज्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है सब, ठीक। और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, समझे? यही सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ठीक। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। अब ये जो बीच-बीच में कह रहे हैं ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सब 4 फायरिंग कंपाउंड बढ़ गए, तो ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म बढ़ गए, तो ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है। इंटरमीडिएट्स ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, ग्लाइसिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स है, ये प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स है। प्राइमरी मेटाबॉलाइट क्योंकि डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लियर सिंथेसिस में, ठीक है। समझ में बात? फील कर रहे हो ना? फील फील, इसलिए बायोमोलिक्यूल पढ़ाते हैं, तो वो सब चीजें बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो यहाँ दिखती है भाई साहब, ठीक है, वो यहाँ दिखती है, ठीक है। भाई साहब बताओ, ये ऐसा है नहीं है, ये बहुत बदमाश है, ये इतना जिस तरीके से आगे बालक की तरह दिखा रहा है, ये ऐसा है नहीं भाई साहब, ये बहुत ऊंची रकम है, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ भाई साहब। हाँ, तो ये बन गया साहब सक्सिनाइल कोएंजाइम है। और अब नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या हो रहा है? हाँ हाँ वहीं जा रहा है वो, ताइक्वांडो सीखता है, ताइक्वांडो में जा रहा है वो, टाइम हो गया उसका। अरे क्वेश्चन टेप में देख लेंगे बाद में, आ जाओ इधर। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से बनता है सक्सिनिक एसिड, एक तो यहाँ कोएंजाइम निकल जाता है, और जरा गौर से देखो क्या हो रहा है? डीफॉस्फोराइलेशन। क्या हो रहा है? डीफॉस्फोराइलेशन। जरा चलिए, तो फास्फोरिलेशन किसका हो गया? फास्फोरिलेशन हो गया जीडीपी का, इसका जीडीपी का, ठीक है। अच्छा कोई जरूरी नहीं जीडीपी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ एडीपी का फास्फोरिलेशन हो सकता है, आई बात समझ? जीडीपी और एडीपी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर जीडीपी का हुआ तो जीडीपी बन गया, और एडीपी का हुआ तो एडीपी बन गया। और मान लो जीटीपी का हुआ तो जीटीपी जीटीपी नहीं देता, ये जीटीपी क्या करेगा? ये जीटीपी तुरंत अपना फास्फेट ट्रांसफर करेगा एडीपी को, एडीपी को, तो बन जाएगा एटीपी और ये बन गया जीडीपी वापस। यानी बनना अल्टीमेटली एटीपी ही है, समझ गया? तब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो कई लोग आगे से बता रहे हैं, कुछ किताबों में लिख दिया है जनाब एनिमल में जीटीपी बन जाता है, प्लांट में एटीपी बन जाता है, या ऐसे कुछ प्लांट में एटीपी एनिमल में ऐसे कुछ बता रहे हैं, ये सब बकवास है ये सब, ठीक है ना, ये झूठ है, ठीक है।
थायमिन साइटोकाइन का नहीं होता, भाई नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब बकवास है, ये इनमें सत्यता नहीं है। अल्टीमेटली बनना एटीपी है, जीटीपी बनेगा तो भी एटीपी बन जाएगा, तो बना तो एटीपी अल्टीमेटली, ठीक है। तो पहली बात तो कौन सा फास्फोराइलेशन कहेंगे, कौन सा फास्फोराइलेशन कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और एनर्जी कंजर्व होगी साहब, इसमें तो एनर्जी कंजर्व होगी साहब एटीपी ठीक है। और प्रोडक्ट बन गया साहब सक्सिनिक एसिड, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप पर ट्रांसफर हो रहा है और इसलिए यहाँ एंजाइम होता है थायोकाइनेज, काइनेज, थायोकाइनेज होता है साहब, ठीक। और ये सक्सिनिक एसिड। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, सक्सिनिक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बना, फ्यूमिक एसिड। रिडक्शन किसका हुआ, एफएडी। एफएडी रिडक्शन से क्या बना, एफएडीएच2। और यहाँ भाग लेता है वेरी 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 धांसू एंजाइम, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये सच में इतना ही धांसू है, सच में इतना ही धांसू है जितना मैंने वेरी वेरी बोला है, सच में इतना ही धांसू है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ ना तो इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता, इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आता, इसी एंजाइम पे क्वेश्चन आता है। आप पिछले 10 सालों के पेपर उठाए देखिए, आपको कम से कम 5 बार 7 बार क्वेश्चन मिलेगा। इस चैप्टर का 5-7 बार क्वेश्चन मिला तो 7 बार मिला तो 5 बार इस पर क्वेश्चन आया होगा, 10 क्वेश्चन मिले तो 7 क्वेश्चन इससे आए। तो इतना धांसू, सही बताओ, वो क्वेश्चन इसी से आता है, ये आता है मतलब, और ये आता है, ये आता है, इसलिए इतना वेरी वेरी लगाया मैंने इसको। और इसकी 4 खास बातें, ठीक है ना। इसकी 4 खास बातें क्या है, हाँ, जलवा है हमारा, हाँ, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज लाइक जलवा है हमारा नीट में, ठीक है ना, सही है ये बात। तो भाई साहब 4 बातें क्या है, कुछ बातें तो मैं बता चुका हूँ, एक बात जो मैंने बताई आपको, बताइए जल्दी से, वो क्या है, हाँ, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट एनालॉग है कौन, मेलोनेट या मेलोनिक एसिड, जो कंपीट करता है सक्सिनिक एसिड के साथ इसके एक्टिव साइट पर जुड़ने की, है ना। और ये इनहिबिशन जो होता है वो कैसा था, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सिबल। तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन बाय एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, पहली बात ये होगी। और आप देख लो इसी पॉइंट से कम 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसी पॉइंट से 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं 4-5 बार, एम्स में, नीट में, सब में, ठीक है। दूसरी बात, ये क्रेब साइकिल कहाँ चल रहा है, तो क्रेब साइकिल चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये रिएक्शन ऐसी है जो इनर मेम्ब्रेन में होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है, क्यों, क्योंकि दिस एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको याद करो एफएडीएच2 का एनएडीएच का ऑक्सीडेशन बताया टर्मिनल ऑक्सीडेशन, याद है, जब वो ईटीएस सिखा रहा था मैं आपको, तो उस समय याद करो मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन सिखाया था, जब मैंने कहा ये देखो एनएडीएच2 का ऑक्सीडेशन है, और मैंने देखो एफएडीएच2 का ऑक्सीडेशन, और याद करो मैंने कहा ये देखो ये एफएडी याद दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2, याद आ रहा है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली में इनर मेम्ब्रेन में होती है, क्योंकि दिस एंजाइम इज एक्सक्लूसिवली लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस एंजाइम इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्टली रिएक्शन हुआ। इस पर प्रश्न आ चुका है, तो मैं बताता हूँ प्रश्न क्या है। बड़ा अच्छा कमाल का क्वेश्चन था, बड़ी लैंग्वेज बड़ी कमाल की, देखिए लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। ऑल द एंजाइम ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया except the one which lies in inner membrane of mitochondria in eukaryotes and cytoplasm of prokaryotes. The enzyme is ऐसे काफी बड़ी लंबी चौड़ी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। मतलब पहली बात तो वो 4-5 लाइनों का क्वेश्चन हो गया, तो बच्चे वैसे डर जाते हैं। और फिर इसमें फंसाने के लिए क्या दे दिया उन्होंने, फंसाने के लिए दे दिया ये लास्ट में कि जो है प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म, वैसे डर जाते हैं। और फिर इसमें फंसाने के लिए क्या दे दिया उन्होंने, फंसाने के लिए दे दिया ये लास्ट में कि जो है प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म, तो इससे बच्चे फंस जाते हैं। तो पहले तो मैं क्लियर कर लूं कि जब प्रोकैरियोट में क्रेब साइकिल चलता ही नहीं चलता है, प्रोकैरियोट में क्रेब साइकिल चलता ही नहीं चलता, चलता है ना, कहाँ चलता है, या तो साइटोप्लाज्म बोलो, नहीं तो मीजोसोम, या तो साइटोप्लाज्म बोलो या फिर मीजोसोम बोलो। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन करता है प्रोकैरियोट में, मीजोसोम, या तो मीजोसोम या साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो हिंदी वाले मैं उनको हिंदी की लैंग्वेज बोल देता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलता हूँ। ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के समस्त एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, एक को छोड़कर, जो यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में तथा प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वह एंजाइम कौन सा है, ऐसे कहते हैं उसकी लैंग्वेज। All enzymes of tricarboxylic acid cycle are present in the matrix of mitochondria except one, which is present in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in the cytoplasm of prokaryotes. The enzyme is the succinate dehydrogenase, ठीक है। तो मतलब कभी-कभी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज मतलब इजी क्वेश्चन होते हुए भी हमको फंसा देती है, हम उलझ जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। तीसरी खास बात जो शुरू से सिखाता रहूंगा, मैंने कहा जहां भी ऑक्सीडेशन होगा एंजाइम कौन सा डिहाइड्रोजन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक केयर एंजाइम कौन होगा, एनएडी एफएडी, कहां जगह कौन का एनएडी, अरे एक जगह कहां कौन का एफएडी, अरे कहां क्रेब साइकिल में, और वो कहां क्रेब साइकिल के स्टेप, तो वो यही स्टेप है। आप जितना भी आपने ये देखो, ये लिंक रिएक्शन में एनएडी था, लिंक रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, तो इसका कोएंजाइम एनएडी, या आइसोसेटेड डिहाइड्रोजनेज कोएंजाइम एनएडी, अल्फा कीटोकेटेड डिहाइड्रोजनेज कोएंजाइम एनएडी, आगे मेलेट डिहाइड्रोजनेज मिलेगा एनएडी। ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा तो वहां भी एनएडी, तो हर जगह एनएडी, एक जगह एफएडी। और वो मैंने आपको पहले समझा दिया था कि डिपेंड करता है पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम पर। तो जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है, इसका एक्चुअल कोएंजाइम क्या है, इसका कोएंजाइम एफएडी, तो ये एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज कैसा है ये, तो ये एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, दिव्यांश ने भेज भी दिया उस क्वेश्चन को, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीए आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट वन व्हिच इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोट्स एंड इन द साइटोसोल। देखिए मुझे लैंग्वेज एग्जैक्टली याद है, एग्जैक्टली लैंग्वेज याद है, ये लैंग्वेज बोली देखो मैंने, ठीक है ना। अब क्या बोल लेना,
तो तीसरी खास बात यह साहब कि यह है एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। तीसरी खास बात यह है कि यह है एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये क्वेश्चन कई अलग अलग इस पॉइंट पर कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए नीट में एम्स में। इस पॉइंट पर कई अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए। साहब चूज द स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल वेयर कोएंजाइम एफएडी इज रिड्यूस्ड। ऐसे चूज द स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल वेयर कोएंजाइम एफएडी इज रिड्यूस्ड। क्रेब चक्र के उस पद का चयन कीजिए जहां कोएंजाइम एफएडी का रिएक्शन होता है। या इस तरीके से कि चूज द स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल वेयर रिड्यूस्ड कोएंजाइम एफएडी इज प्रोड्यूस्ड। क्रेब चक्र के उस पद का चयन कीजिए जहां रिड्यूस्ड कोएंजाइम एफएडी बनता है। भाई साहब अब तो आपके लिए ये सब जो शब्द जो मैं बोल रहा हूं ये बड़े आसान है, आपको ये अजीब से नहीं लग रहा है। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये अजीब से नहीं लग रही है आपको, कहीं भी रेस्पिरेशन अजीब लगी नहीं रहा होगा। ये चैप्टर इतना मतलब आपको लल्लू छाप लग रहा होगा अभी। अरे यार कुछ है ही नहीं चैप्टर, है ना। पहले तो भाई साहब ये जो शब्द थे ना कोएंजाइम रिड्यूस्ड कोएंजाइम एनएडीएफएडी, यही डरा रहे थे तुमको, है ना। मतलब जो मैंने कांसेप्ट सिखाया उसके पहले तो भाई साहब ये मतलब डराते थे और बहुत अजीब सी स्थितियां थी, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली, है ना, डरावनी। अब तो आप यूं ऐसे हाथ ठीक है, हाँ चल रहा है, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके चल रहा है। मतलब आपको ये मुझे लगता है उस एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से भी आसान लग रहा होगा ये, या माइक्रो सिनेमन वेलफेयर से भी आसान लग रहा होगा चैप्टर। इसमें कहीं आपको कुछ अजीब सा लग ही नहीं रहा होगा। और पता क्या होता है, ये होता है कि जो होता है ना क्वेश्चन जो आता है, हम वो क्वेश्चन कुछ समझ नहीं पाते थे कि पूछ क्या रहा है। तो अभी जैसे मैंने बोला आपको कि जो है क्वेश्चन बोला मैंने अभी आपको, क्या बोला कि साहब चूज द स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल वेयर कोएंजाइम एफएडी इज रिड्यूस्ड। तो आप क्वेश्चन समझ गए, एक झटके में अरे एफएडी रिड्यूस्ड सक्सिनिक एसिड फ्यूमिक एसिड से आप पता कर लो। पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आता था, है ना। पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आता था, फिर आप ऐसे कुछ देख लेते कहीं शब्द में एफएडी, अच्छा ये स्टेप की बात कर रहा है, क्रेब साइकिल में ये स्टेप है एफएडी ऐसे करके एफएडी लिखा है ना, ऐसे ये देखो ये एफएडी लिखा, अच्छा इसकी बात कर रहा है ऐसे। अच्छा आपको तभी नहीं पता था कि एफएडी क्या है, कोएंजाइम क्या है, ठीक है। और ज्यादा करो तो एनसीईआरटी का फोटो देख लेते थे और एनसीईआरटी लिखा है इसलिए एनसीईआरटी लाइन ऐसे करके खुश हो जाते थे। अब वो स्थिति नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ये चीजों को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को कैसे भी इधर से लपेटो उधर से लपेटो, कैसे भी लपेटो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा घुमा पढ़ो, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट ये है कि ये एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम है सब। माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस एंजाइम एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं और नहीं पाया जाता। और जो है इसकी हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम कहते हैं। बाकी तो ये जो चार पॉइंट है ना, ये चार पॉइंट तो बनाते हैं इसको वेरी 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 खास हो जाए। और इन चार पॉइंट से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके से पूछो। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ चार बातों को, इन चार बातों को रिपीट कर देता हूँ, इधर आ जाओ। पहली बात तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन बाय सबस्ट्रेट एनालॉग मेलोनेट द्वारा। मेलोनेट इसका सबस्ट्रेट एनालॉग है जो इसको कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिट करता है। दूसरी बात दिस एंजाइम एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स रिएक्शन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पाया जाता है विटामिन। तीसरी बात एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज और चौथी बात माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि ये चार बातें आप ध्यान रखें और प्रोडक्ट बन गया आपका, तो प्रोडक्ट बन गया फ्यूमिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, फ्यूमिक एसिड से बन जाता है भाई साहब मैलिक एसिड, यहां एंजाइम होता है फ्यूमरेज, यहां कुछ भी काम करने वाला। एंड इन द लास्ट स्टेप मैलिक एसिड तक क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप मैलिक एसिड क्या हो रहा है, अरे आइसोमराइजेशन नहीं है, आइसोमराइजेशन नहीं है, फ्यूमिक एसिड से मैलिक एसिड आइसोमराइजेशन नहीं है, ठीक है ना, कुछ और है। लास्ट स्टेप में मैलिक एसिड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। रिडक्शन किसका हो गया, एनएडी, क्या बन गया एनएडी रिडक्शन से, NADH2। ऑक्सीडेशन वाला एंजाइम कौन सा, डिहाइड्रोजनेज। और देखो वापस मिल गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना, जो वापस एस्टर कोएंजाइम के साथ जुड़ने लगा। अगर आप गौर से देखें तो इस पाथवे में जो भी बिगड़ा किसका बिगड़ा, इस पूरे पाथवे में जो भी बिगड़ा वो किसका बिगड़ा, इस पूरे पाथवे में जो भी बिगड़ा वो किसका बिगड़ा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। ये दो कार्बन वाला था, वैसे भी दो CO2 निकल गया, काम तमाम। यहाँ क्रेब साइकिल में कितनी बार चला, यहाँ क्रेब साइकिल में कितनी बार चला, एक बार। तो एक बार में एस्टर कोएंजाइम चला, दो CO2 निकल गया, तीन NADH2 काउंट कर लो, एक एफएडीएच पे। दो बार चलाते तो हर किसी का दो 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 लिख देते, दो 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 लिख दो 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 लिख, ठीक। जो भी बिगड़ा इसका बिगड़ा एस्टर कोएंजाइम का, यह दो कार्बन वाला एस्टर कोएंजाइम है, इस पाथवे में जाकर के कंप्लीटली ऑक्साइड हो जाता है एस्टर ऑक्सैलो एसिटिक के साथ जुड़ करके, और एट द एंड ऑक्सैलो एसिटिक वापस मिल जाता है, ठीक। और ये क्रेब साइकिल, इसको बोलते हैं भाई सब क्रेब साइकिल, पीसी साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। समझ में आ गया, समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में दिक्कत होती है। तो इसको याद करने का तरीका बताऊं, आज घर जाकर के मैंने कहा था ग्लाइकोलाइसिस में भी याद लिख करके देखना मन से, तो इसको याद करने का फार्मूला बताता हूं आपको। एक अभी एक झटके में अपने आप चलाओगे आप, एक झटके में अपने आप चलाओ। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है भाई साहब 654/415, ये फार्मूला है इसका, ठीक। 654/415, 415 मकान नंबर है जिसमें क्रैश रहता था, ठीक। तो 654/415 ये इसका फार्मूला है। थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा आपको 654 क्या, थोड़ा आइडिया लगाओ थोड़ा, अगर आपने इसको ढंग से देखा तो आप समझ गए होंगे। हाँ, इसमें 6 कार्बन, 5 कार्बन और 4 कार्बन वाले इंटरमीडिएट बनते हैं, इसी सीक्वेंस में बनते हैं। और 6 कार्बन वाले इंटरमीडिएट की संख्या 4 है, एनसीईआरटी के हिसाब से चले 3 भी कर सकते हैं। 5 कार्बन वाले इंटरमीडिएट की संख्या 1 है और 4 कार्बन वाले इंटरमीडिएट की संख्या 5 है, ठीक। अब ये फार्मूला यूज करना जाना चाहिए, इस फार्मूले को आज घर पे जाकर के मन से लिखना, मन से लिख के देखना। मैंने हर बार कहा जब कोई बात है साइकिल मन से इस फार्मूले यूज करता हूं, फार्मूला यूज करना सिखाता हूं, ठीक है। इस फार्मूले यूज कैसे करना, फार्मूले यूज करना सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक। इंटरमीडिएट के नाम याद रखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के नाम याद रखो। और इंटरमीडिएट तो पहले 6 कार्बन वाले, तो 6 कार्बन वाले कौन, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिड। चलो बोलो अपने मुंह से, अपने मन से, अपने मन से बोलो, पता चलना चाहिए घर वालों को पढ़ाई कर, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिड। बोलो मन से, बोलो सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिड। मन से एक बार बोलो,
सिट्रिक एसिड, सिसाकोनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। हाँ, जो जो से चिल्ला के बोलो से पता चलना चाहिए सेम साइकिल चलता है। ठीक, हो गया 6 कार्बन वाला, हो गया 6 कार्बन वाला। नौ 5 कार्बन वाला कौन, तो एक ही आप जानते हैं कौन है 5 कार्बन, अल्फा केटोकेटेट, ये तो सबको याद हो गया होगा। 4 कार्बन वाले सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोस्टिक्स। बोलो, सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोस्टिक्स। बोलो, सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोस्टिक्स। अब लोग में से जो जो सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोस्टिक्स। सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोस्टिक्स। हो गया, हो गया सबको याद, पक्का? अभी देख लेते हैं। चलो बताओ 5 कार्बन वाला कौन, 5 कार्बन वाला कौन? एंजाइम एंजाइम तो मैं याद है। 6 कार्बन वाले कौन कौन से? 6 कार्बन वाले उसी क्रम में, उसी क्रम में 6 कार्बन वाले सिट्रिक एसिड, सिसाकोनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोस। ठीक, 4 कार्बन वाले कौन कौन से? 4 कार्बन वाले सक्सिनल कोएंजाइम में, अरे यार वो सीक्वेंस मत तोड़ो यार, सीक्वेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाए। सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोस्टिक्स। ठीक, चलो अब देखो इस फार्मूले यूज कैसे। अब आपको पता होना चाहिए डिकार्बोक्सिलेशन, सबसे आसान डिकार्बोक्सिलेशन। क्या 6 कार्बन वाले से 5 कार्बन वाला बना होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन, 5 कार्बन वाले से 4 कार्बन वाला बना होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन। बोलो यस और नो। और 5 कार्बन वाला एक ही है, इसका मतलब जब ये बना तो डिकार्बोक्सिलेशन, इससे नेक्स्ट बना तो डिकार्बोक्सिलेशन, इसके दोनों डिकार्बोक्सिलेशन होना है। ठीक, डिकार्बोक्सिलेशन आसान से पता चल गया ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में एनएडीएस एनएडीएस कहां बना, तो ऑक्सीडेशन में एनएडीएस एनएडीएस कहां बनता है, देखो लास्ट 6 कार्बन, लास्ट 4 कार्बन एंड फर्स्ट 4 कार्बन। गौर से देखो, लास्ट 6 कार्बन, लास्ट 4 कार्बन एंड फर्स्ट 4 कार्बन, ये तीनों बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन से। लास्ट 6 कार्बन ऑक्सैलोस्टिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सीडेशन से। लास्ट 4 कार्बन ऑक्सैलोस्टिक एसिड, ऑक्सीडेशन से। एंड फर्स्ट 4 कार्बन, और रिडक्शन किसका एनएडी, लास्ट 6 कार्बन, लास्ट 4 कार्बन, फर्स्ट 4 कार्बन। ठीक, ऐसे याद रहेगा, लास्ट 6 कार्बन, लास्ट 4 कार्बन, फर्स्ट 4 कार्बन। सेकंड 4 कार्बन वाले पे सब्सट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, और थर्ड 4 कार्बन वाले पे भाई साहब जैसे सक्सिनिक एसिड आएगा तो वैसे याद है, pretty सेपरेट। आप अपने आप चला सकते हो, आप इस फार्मूले को यूज करके देखना, फार्मूले यूज करके देखना। ये मजा तभी आता है इस फार्मूले का जब आप खुद से लिख करके देखोगे। इंटरमीडिएट के नाम याद हो गए ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं जब लिख रहा था 2 मिनट नहीं लगे लिखने में। ठीक है, 2 मिनट नहीं लगे लिखने में। आपने अगर गौर किया होगा तो मैं सबसे पहले इंटरमीडिएट के नाम लिखे, इंटरमीडिएट के नाम लिखे। ठीक है, जब तक खुद अप्लाई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ये बता दूंगा, जब तक खुद अप्लाई नहीं करोगे ना। हाँ ऐसे ही, और एक बार आपने खुद ने मन से लिख करके देख लिया तब जिंदगी में कोई सवाल आएगा गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता सवाल, मेरी गारंटी आपको। तो मैं एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो इस पर पूछे गए क्वेश्चन है नीट में, नीट में पूछे गए क्वेश्चन लाता हूँ मैं, है ना। अरे एंजाइम तो यार तुम एंजाइम का क्या करें, मतलब अब इतना बता दे तो एंजाइम नहीं बता सकता भोट अजीत कुमार, ये मतलब एंजाइम के नाम में भी कष्ट है तेरे को, मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो डिहाइड्रोजन नहीं होगा ना यार, डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा ना यार, जहां दोनों हो रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, नहीं होगा? तो हद ही कर रहा है यार, मतलब ये तो पराकाष्ठा ही होगी फिर। यार हमारा क्वेश्चन देखो यार, इसमें पता नहीं है कि नहीं है। ये रहा 2017, ये 2017 क्वेश्चन, ये देखो 2017 क्वेश्चन, ये देखो भाई साहब, ये देखो आप बोल में जवाब देना। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के लिए कौन सा कथन गलत है साहब? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो सुन लो। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल, पहला ऑप्शन है, एक पॉइंट है, पहला ऑप्शन है इस साइकिल के एक पॉइंट पर एफएडी रिड्यूस होकर एफएडी बनता है। दूसरा है डूइंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसिस है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड मिलता है तो एक मॉलिक्यूल जीटीपी सिंथेसाइज होता है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप, एस्टाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड टू सिट्रिक एसिड। यह चक्र प्रारंभ होता है एस्टाइल कोएंजाइम के पायरुविक एसिड के जुड़ने के साथ, और जिससे सिट्रिक एसिड बनता है। और चौथा ऑप्शन है देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर एनएडी रिड्यूस टू एनएडी। इस चक्र में 3 पद ऐसे होते हैं जहां एनएडी रिड्यूस होकर एनएडी बनता है। ठीक, पहला ऑप्शन है कि साहब एक पॉइंट पर एफएडी बनता है, एफएडी रिडक्शन से। दूसरा पॉइंट ये है कि साहब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो जीटीपी सिंथेसाइज होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन ये है ये साइकिल शुरू होती है एस्टाइल कोएंजाइम के पायरुविक एसिड से जुड़ने के साथ जिससे सिट्रिक एसिड बनता है। और चौथा ये है कि 3 पॉइंट्स पर एनएडी रिडक्शन से एनएडी बनता है। इसमें गलत कौन सा है? अरे तुम नहीं दिखा प्राची, तुमने बोला ना 60% लोगों का जवाब सही आ रहा है और 20% जनता का मानना है कि इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है तो जीटीपी तो नहीं होता क्या, जीटीपी लिख दो एटीपी लिख दो, एक ही बात है यार। और ये समराइज करता है क्रेब साइकिल को, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो क्रेब साइकिल को समराइज कर रहा है। एक जगह 3 जगह एनएडी से एनएडी बन रहा है, एक जगह एफएडी से एफएडी बन रहा है, एक जगह एटीपी बन रहा है, भाई यही तो बोल रहे थे अपन क्रेब साइकिल हो क्या रहा है। ये तो आता है और ये तो पहले से कर चुके थे, जब ये नहीं पता डिटेल में तब बता दिया हमने। ठीक है, देखो ये तो एक क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन? ये एम्स 2017 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के लिए सही नहीं है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। टू मोलिकुलर ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूस्ड बाय वन मोलिकुलर पाइरुवेट, एक मोलिकुलर पाइरुवेट से दो एनएडीएच बनते हैं। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज यूज्ड एटलीस्ट इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज का उपयोग होता है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। टू मोलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूस्ड बाय टू मोलिकुलर पाइरुवेट, दो मोलिकुलर पाइरुवेट से दो एनएडीएच बनते हैं। ये पूछा इनमें से कौन सा गलत है, तो रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि दो एनएडीएच बनते हैं एक मोलिकुलर पाइरुवेट से, तीसरा ऑप्शन है कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कैटलिस्ट की तरह भाग लेता है, और चौथा ऑप्शन है दो मोलिकुलर एनएडीएच तो दो मोलिकुलर पाइरुवेट से बनते हैं। अब मैं देखो ये क्वेश्चन दिखाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या आता है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से समझा रहा हूँ, है ना, यही तरीका होता है चीजों को समझने का, यही तरीका होता है चीजों को पढ़ने का, है ना। ये कहना भी मूर्खता है कि एनसीईआरटी की लाइन आ गई और ये आ गया। अरे यार, यही क्वेश्चन अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं सीखा होता तो यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाता, ठीक है ना। यही सेम क्वेश्चन आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता अगर आपने चीजों को नहीं समझा होता, ठीक है। तो ये चीजों को समझो। जो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा एक बार मन से इसको लिख करके देख लो, जिस तरीके मैंने फार्मूला बताया आपको 654 आप खुद करके देख सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्टेप भी पूछ लेता कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। अब मैं एक थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं एक पाथवे पर जो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो मैं इस पाथवे के बारे में बताना चाहता हूं। इसके बाद ईटीएस होगा, ईटीएस पर हम जाएंगे, ईटीएस पर हम जाएं। हाँ, ये भी सही बात कहा तुमने। अरे यार, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन छोड़ो, ऑक्सीडेशन नहीं था, क्योंकि अगर उनको ऑक्सीडेशन समझ में आ जाता ना तो पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर नहीं समझ में आता। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन छोड़ो, उनको ये पता होता ना कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाता, ठीक है ना। और मैं बताऊं आपको, पढ़ाने वाला है ना, उसको भी नहीं पता कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, भगवान कसम, उसको भी नहीं पता। आप देख लो, पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो, ठीक है ना। तो भाई साहब, आप इधर आओ, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ने उससे पहले ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी न किसी दिमाग में कभी ये सवाल जरूर आएगा, किसी न किसी मन में ये बात जरूर आएगी, ठीक है। आ जाओ, सब निपटा दिया आपने। अब इसके बाद ईटीएस बचा, ईटीएस पर हम जाएंगे। आपने जो भी खाया सब निपटा दिया, सब निपटा दिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, दाल, अनाज, मांस, मच्छी, रोटी, शाक जो भी खाया, सबके सब जो है कहीं ना कहीं इसी पाथवे में, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे का ईटीएस रह गया, तो ईटीएस की बात कर लेंगे अभी, है ना। आपने सब निपटा दिया, ठीक, सब निपटा दिया आपने। मुझे बताओ, इस पूरे कॉमन पाथवे में कहीं भी आपको कोई 5 कार्बन वाली शुगर मिली है? लाइक 5 कार्बन वाली शुगर, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलुलोज, अरिबिनोज, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लिंक हो गया, शुगर की बात कर रहा हूं, अल्फा केटोग्लूटारेट नॉट शुगर, इट इज एसिड, कहीं मिली है शुगर 5 कार्बन? 7 कार्बन वाली शुगर मिली है, सीरोहेप्टोलोज। अब अगर मैं यूं कहूं कि कोई नॉन फोटोसिंथेटिक सेल या कोई एनिमल सेल, कोई नॉन फोटोसिंथेटिक सेल या कोई एनिमल सेल, कोई नॉन फोटोसिंथेटिक सेल या एनिमल सेल, उसमें ये 5 कार्बन वाली शुगर लाइक डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ये बनती है कि नहीं बनती? बताओ कैसे बनती है? भाई, जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल है या एनिमल सेल है, तो उसमें तो अगर आपने जो भी खाया और सेल ने कॉमन पाथवे चलाया, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, क्रेब साइकिल, तो फिर वो तो बनेगी, क्योंकि हम जो खाते हैं इट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और जो हमने खाया इस कॉमन पाथवे में निपटाया, तो कहीं भी बता दो 5 कार्बन वाली मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल, आप देखो जहां भी ऑक्सीडेशन हुआ, इसको सब निपट गया, इसमें ये सब इसी में निपट गया, देखे भी हमने ग्लिसरॉल कैसे आ गया, फैटी एसिड कैसे आ गया, अमीनो एसिड कैसे आ गया। अगर मैं कहूं कि किसी नॉन फोटोसिंथेटिक सेल में, किसी नॉन फोटोसिंथेटिक सेल में और किसी एनिमल सेल में रिड्यूस कोएंजाइम NADPH2, NADPH2 प्रोड्यूस होता है। आप देख लो कॉमन पाथवे में जहां भी ऑक्सीडेशन हुआ, या तो NAD लिंक था या फैटी लिंक था, कहीं भी NADPH2 बना होता था पूरे में। तो अगर NADPH2 बनता नहीं है तो इसका नॉन फोटोसिंथेटिक सेल में तो NADPH2 होता ही नहीं होगा, NADPH2 होता ही नहीं होगा, रिड्यूसिंग पावर होती नहीं होगी, और रिड्यूसिंग पावर नहीं होती तो बायोमोलिकुलर सिंथेसिस होता होगा, नहीं होती तो बायोमोलिकुलर सिंथेसिस होता होगा। तो मैंने बताया आपको, अगर आपको ग्लिसरॉल बनाना है तो पीजीएल का रिएक्शन कराना पड़ेगा, रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग पावर चाहिए, समझ रहे? समझ में? और देखो, ये किसी न किसी के मन में कभी आ जाना था, ये किसी न किसी के मन में कभी आ जाना था कि सर जो सेल नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्या उसमें ये डीऑक्सीराइबोज वगैरह बनेगी नहीं बनेगी, NADPH2 बनेगा कि नहीं बनेगा, एनिमल सेल में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए साहब, ये भी बनते हैं, लेकिन इस कॉमन पाथवे में नहीं बनते, ये बनते हैं HMP शंट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है, एक तो HMP पाथवे से, एक कॉमन पाथवे से। एक तो कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे मतलब ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ETS, ठीक। एक बहुत बड़ी मात्रा में ग्लूकोज इस HMP पाथवे में जाकर के ऑक्सीडाइज होता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई कभी-कभी चलने वाला पाथवे है, ये सामान्य, ये दोनों दोनों तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है सेल में, आई बात समझ में? दोनों ही तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। इसको कहते हैं शंट। ये शंट क्यों कहते हैं इसको? शंट, शंट का मतलब होता है बाईपास, अल्टरनेटिव रूट। तो एक्चुअली इट इज अल्टरनेटिव रूट ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, और ये कोई विशेष परिस्थिति में चलने वाला पाथवे नहीं है, हमेशा चलता है।
ठीक है, किसी वगैरह गलतफहमी हो कि भाई ये कभी कभी चलेगा ये सब, ये ऐसे कोचिंग में पढ़ाने वाले ऐसे कुछ बकवास कर देते हैं, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बीजी हो और ऐसे फालतू की बकवास, ये सब बकवास है हमेशा चलता है। मैं बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस और एचएमपी पाथवे, दो पाथवे जो हर सेल में होते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया में होता है हमेशा, और ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का ही पाथवे है। और इस पाथवे हाँ आरबीसी में भी होता है बिल्कुल, क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, साइटोप्लाज्म में होता है, हर सेल में होता है ये पाथवे। और इस पाथवे का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इस पाथवे का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये मैंने बोला था कि इसको लिविंग वर्ल्ड में दो बायोलॉजिकल पाथवे हैं जिनमें 3 से लेकर के 7 कार्बन वाली ऑल द पॉसिबल सुगर्स आर सिंथेसाइज्ड, और मैंने कहा वो एक तो केल्विन साइकिल, सीक्रेट साइकिल, और एक मैंने कहा एचएमपी। तो 3 कार्बन से 7 कार्बन वाली जो सारी सुगर्स हैं ना वो यही मिलने वाली है हमेशा, आई बस। तो इस पाथवे में जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो ऐसे इंटरमीडिएट मिलेंगे जो 3 से लेकर 7 कार्बन वाले होते हैं। दूसरी बात यहाँ जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन का पाथवे, अब जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन तो एंजाइम कौन सा, मैंने कहा ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कौन सा, वो डिहाइड्रोजनेज, लेकिन कैसा डिहाइड्रोजनेज, एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। कौन सा, वो डिहाइड्रोजनेज, लेकिन कैसा डिहाइड्रोजनेज, एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। याद करो मैंने कहा था कि एनएडीपी इज इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर कॉन्जेंट, मैंने फोटोसिंथेसिस में एचएमपी है बस। तो पहली बात यहाँ जब ऑक्सीडेशन होता है तो एंजाइम कौन सा होगा, डिहाइड्रोजनेज, कैसा डिहाइड्रोजनेज, एनएडीपी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज, वही ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन किसका होगा, एनएडीपी का, और क्या बनेगा, एनएडीपीएच2, एनएडीपीएच2। आगे बात समझ, क्या बनेगा, एनएडीपीएच2। तो इस पाथवे का सिग्निफिकेंस पता क्या है, ये पाथवे जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिज्म की दृष्टि से देखते हैं, सेल रेस्पिरेशन को जब हम एनाबोलिज्म की दृष्टि से देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कॉमन पाथवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचएमपी पाथवे, कॉमन पाथवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचएमपी पाथवे। जब हम रेस्पिरेशन को एनाबोलिज्म की दृष्टि से देखते हैं, जब हम रेस्पिरेशन को जो है एम्फीबोलिज्म की दृष्टि से देखते हैं, बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस की दृष्टि से देखते हैं। क्यों, मैंने क्या सिखाया कि जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस हो रहा है सब, उस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उन सबको बनाने के लिए 3 से लेकर 7 कार्बन वाली सुगर एज इंटरमीडिएट चाहिए सही। तो वो सुगर्स एज इंटरमीडिएट कहां प्रोड्यूस होंगी, तो वो प्रोड्यूस होंगी एचएमपी और वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है। पर डीएनए आरएनए बनाने के लिए राइबोज, डीऑक्सी राइबोज ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब किससे प्रोड्यूस होंगी, तो वो सब किससे प्रोड्यूस। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, वही एंजाइम डिहाइड्रोजनेज होगा, और ऑक्सीडेशन से रिडक्शन किसका होगा, तो रिडक्शन एनएडीपी का होगा और एनएडीपी बेस्ड। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग पावर भी प्रोवाइड कर रहा है, और रिडक्शन से ही तो बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस होता है, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग पावर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप गौर से देखो इस पाथवे को, एक तो आपको जो प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज करने के लिए जो सुगर्स चाहिए 3 से लेकर 7 वो सारी इसमें मिलती, और दूसरा बायोसिंथेसिस तभी तो होगा जब रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर एनएडीपीएच2 वो भी इसमें मिलेगा, है ना। और ये जो एनएडीपीएच2 मैंने बताया आपको कि ईटीएस में नहीं जाता भाई साहब, ईटीएस में नहीं जाता, क्यों, क्योंकि एनएडीपीएच2 की जरूरत है सेल को, एनएडीपीएच2 बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस में जाना है। तो ये चीज क्लियर कर लें आप कि ये जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हैं या एनिमल सेल हैं, तो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल एनिमल सेल्स में भी ये 3 से लेकर 7 कार्बन वाली सुगर्स बनती हैं जो प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस में काम आती हैं, एनएडीपीएच2 बनता है। और ये किससे बनता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो वह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का पाथवे क्या, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का पाथवे एचएमपी। आप लोगों को एचएमपी क्यों कहते हैं इसको, एचएमपी का पूरा नाम पता है, शंट का मतलब बताइए मैंने, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। एंड व्हाट इज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, 6 कार्बन वाली सुगर जिसके पास है एक फॉस्फेट, और वो क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और मैंने बताया था किसी का भी ऑक्सीडेशन पहले स्टेप फास्फोराइलेशन होता है, सो बताया था ना एक्टिव ग्लूकोज। तो या तो ये एक्टिव ग्लूकोज कॉमन पाथवे में जाएगा या फिर एक्टिव ग्लूकोज एचएमपी में जाएगा। और मैं बता दूं बहुत सारा ग्लूकोज इस कॉमन पाथवे में जा रहा होता है और बहुत सारा ग्लूकोज एचएमपी में जा रहा होता है, और ये हमेशा चलता है, हर सेल में चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस और एचएमपी है जो सेल में चलता है। मैं आगे कहाँ चली गई थी आप, जो अब आ गई है, अब क्या लेने आई, तो 5 मिनट भी बचे। भाई साहब क्या फोटो भेजा है, बड़ा सुंदर है ये फोटो। अरे तुम तो इतनी देर से यहाँ थे, फिर ये देखो भाई साहब, मेहुल कुमार जी ने मन से लिख दिया भाई साहब, ये देखो वेबसाइट चला लिया मन से। ये भाई साहब ये मतलब मेरे समझ में ये सही बोल रहा है ना कि 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये बोल रहा है ना ये ऑक्सैलोसक्सिनेट में भी, हाँ ऑक्सैलोसक्सिनेट में भी 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, यही बोल रहा है ना। हाँ तो ये मैं बोल चुका हूँ, सिट्रेट से सबोनेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट इन सब में 3 कार्बोक्सिल होते हैं। एक बार ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था, ये ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था, ये ओलंपियाड में क्या क्वेश्चन आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वो याद है उसकी लैंग्वेज याद है, कभी-कभी इस तरह के धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं ना तो क्या दिमाग में छप जाते हैं, बच्चों से बार-बार डिस्कस करते हैं उसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज नॉट अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके क्वेश्चन था। Which of the following intermediate of tricarboxylic acid cycle is not a tricarboxylic acid? हाँ 3 COH तो कह रहा हूँ, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाँ 3 COH तो कह रहा हूँ, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो उसमें देखो ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में एक सिट्रिक एसिड था, एक आइसोसिट्रिक एसिड था, एक ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड था, और एक मैलिक एसिड था, एक मैलिक एसिड था। ठीक, तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर मैलिक एसिड होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है साहब। चलिए आ जाओ, तो अब समय समाप्त हो गया,
इसके बाद हम ईटीएस की बात करेंगे। आप मेहरबानी करके जो है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को पढ़ के आइए। क्या नेक्स्ट क्लास में केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को पढ़ के आइए। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो दोनों जगह है, दोनों जगह है, फोटोसिंथेसिस वाली पढ़ाऊंगा और रेस्पिरेशन वाली पढ़ाऊंगा। तो केमी ऑस्मोसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को पढ़ के आइए, दोनों को पढ़ के आइए भाई साहब, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। और वैसे मैं बता दूं आपको, मतलब मैक्सिमम चीज समझ में आ जाएगी। अरे नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं, थोड़ा सा काम है मेरी, एक पर्सनल निजी काम से मुझे थोड़ा कहीं जाना है, इसलिए सवाल नहीं आ रहा हूँ, ठीक है चलिए। और कहाँ चले गए थे यार, तुम सवाल भेज करके बताओ आप, जो इतनी देर में आए हो। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो ठीक, चलिए साहब आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, चलिए ये भी अच्छा विषय, चलिए साहब धन्यवाद।